जय हिंद साथियों। आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जो आपका पेपर साथियों होने को है 2 मार्च से, उस पेपर का अगर आपको क्रैक करना चाहते हैं तो साथियों आज की इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में साथियों पूरी जीके के टॉप लेवल क्वेश्चंस देखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे साथियों, करंट अफेयर के और रीजनिंग के क्वेश्चंस होंगे और मैथ के क्वेश्चंस होंगे, यानी कि जो जो आपके एग्जाम में साथियों क्वेश्चंस पूछे जाएंगे हूबहू वही वाले क्वेश्चंस आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो समझदारी साथियों इसी में होगी कि अपनी रियल परीक्षा से पहले पहले ये एक डेमो वाली परीक्षा साथियों देख लें। यहां से आपके बहुत सारे डिक्टो सवाल साथियों देखने को मिलेंगे। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तकरीबन साथियों 50 सवाल होंगे पूरी जीके के और करंट अफेयर के। इसमें से आप चेक करिएगा कि आपका स्कोर साथियों कितना रहता है। तकरीबन साथियों 25 तो रहना चाहिए, यानी कि 25 प्लस आपका स्कोर रहना ही रहना चाहिए। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, कह रहे कि भारत का राष्ट्रीय गान यानी कि जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया और कहां पर गाया गया। तो आपको मालूम होना चाहिए 1911 में गाया गया। और कहां पर गाया गया तो कलकत्ता में गाया गया। उसके बाद देखिए पोवदास जो एक साथियों लोक नृत्य है, ये कहां पर किया जाता है। तो पोवदास की अगर बात करते हैं साथियों, ये कहां पर किया जाता है, ये तो महाराष्ट्र में किया जाता है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अमावस्या, क्या साथियों कौन सा त्योहार अमावस्या के दिन आयोजित किया जाता है। तो अगर बात करते हैं महावीर जयंती तो नहीं साथियों, काली पूजा जो है ना, काली पूजा ये अमावस्या के दिन ही किया जाता है। उसके बाद देखिए कह रहे कि जल्लीकट्टू क्या है। तो जल्लीकट्टू क्या है साथियों, ये आपको बताने, ये एक टैग खेल है। तो टैग खेल तो नहीं है। सांड को वश में करने का एक लोकप्रिय खेल है, बिल्कुल सही साथियों। चौथे का आंसर अगर आप कहे ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए कह रहे कि लोसुंग त्योहार कहाँ लोकप्रिय है, यानी कि लोसुंग त्योहार किस राज्य में किया जाता है। तो मैं कहूंगा लोसुंग त्योहार साथियों सिक्किम में किया जाता है। कहां पर किया जाता है साथियों, सिक्किम में किया जाता है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि मिंजर मेला इनमें से किस राज्य का एक लोकप्रिय मेला है मुझे बताइए। तो मिंजर मेले की जब भी बात आए साथियों हिमाचल प्रदेश आपको बता देना है। क्या बता देना है साथियों, हिमाचल प्रदेश आपको बता देना है। उसके बाद देखिए भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार उस्ताद अमजद अली खान को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। तो अगर बात करें साथियों ये तो सरोद वादक हैं। कौन है जो उस्ताद अमजद अली खान है ना, ये एक सरोद वादक हैं। ये आपको याद रखना है, ये सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि भारतीय युद्ध कला थांगता, क्या साथियों किसकी बात चल रही है, एक भारतीय युद्ध कला है, इसका नाम है थांगता। तो थांगता की अगर बात करें कहां पर है साथियों, कहां से संबंधित है, तो ये मणिपुर से संबंधित है, आपको याद होना चाहिए। साथियों जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूं ना, ये कहीं ना कहीं आपके मनोमस्तिष्क में साथियों स्टोर होते जा रहे हैं। और इनका फायदा आपको कब देखने को मिलेगा साथियों, जब देखने को मिलेगा जब डायरेक्ट आपके एग्जाम में ये सवाल हूबहू आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बस आपको बहुत ध्यान से साथियों इन सभी सवालों को देखते जाना है। और अभी साथियों रीजनिंग भी देखेंगे और मैथ भी देखेंगे और करंट अफेयर के क्वेश्चंस भी आप लोग देखेंगे। तो कौन बनारस घराने से संबंधित है। तो अगर बात करें सिद्धेश्वरी देवी की, तो सिद्धेश्वरी देवी साथियों बनारस घराने से संबंधित है। मेड्रिड कहाँ की राजधानी है मुझे बताइए। तो मेड्रिड की अगर बात करें साथियों ये स्पेन की राजधानी, स्पेन की राजधानी क्या है अगर आपसे पूछे तो मेड्रिड आपको बता देना है। अर्जेंटीना की राजधानी अगर आपसे पूछे तो ब्यूनस आयर्स आपको बता देना। अर्जेंटीना की राजधानी क्या है साथियों, ब्यूनस आयर्स है। झीलों की नगरी के शहर को कहा जाता है, अगर आपसे एग्जाम में साथियों पूछा जाए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है साथियों, एक तरीके से उदयपुर को झीलों की नगरी कहा जाता है। उसके बाद देखिए अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं, 29 है, 16 है, 22 है, कितनी है। तो अजंता में टोटल 29 गुफाएं हैं। कितनी गुफाएं साथियों, 29 गुफाएं हैं, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल करके गुप्तकाल के दौरान चीन के किस यात्री ने भारत का भ्रमण किया था। तो गुप्तकाल के दौरान तो सातो फहान ने भारत का भ्रमण किया था, यह आपको मालूम होना चाहिए। सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगले सवाल में आपसे कहा जा रहा है कि किस सुल्तान ने जमीन में फसल की नपाई का आधा स्वराज के रूप में दावा किया। तो ये तो काम साथियों किसने किया था, ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। चलिए, तो क्या आपका राइट आंसर हो सकता है अलाउद्दीन खिलजी। अगर आपका जवाब है तो बिल्कुल सही है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने जमीन में फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया था। उसके बाद देखिए सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ था। इसको क्या कहा जाता था, इसको ही तो साथों इक्तादारी प्रथा कहा जाता था, इसको ही इक्तादारी कहा जाता था। इक्तादारी शब्द आपने सुना होगा, आज पढ़ भी लिया। उसके बाद देखिए 1857 में स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था। तो 1857 में साथियों
स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक क्या था? तो कमल और रोटी था। क्या था साथियों? कमल और रोटी था। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था, मुझे बताइए। तो नाना साहेब को पता क्या कहा जाता साथियों? धोंदू पंत कहा जाता था। किसको? नाना साहेब को क्या कहा जाता था? धोंदू पंत कहा जाता था। उसके बाद देखिए, मंगल पांडे सिपाही थे 19वीं नेटिव इन्फेंट्री के, मतलब किस नेटिव इन्फेंट्री के थे? तो ये 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे। कौन? मंगल पांडे। ये सवाल कई बार आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। उसके बाद देखिए, भारत के किस राज्य में बथुकुम्मा उत्सव मनाया जाता है? ये क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे तरीके से अपने मनोमस्तिष्क में साथियों सेव कर लीजिए। तो अगर बात करते हैं यहां पर बथुकम्पा उत्सव की, तो ये तेलंगाना का है। कहां का है? ये तेलंगाना का है। ये तेलंगाना में मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल करके, कोंकण तट ये कहां से कहां तक फैला हुआ है? तो ये साथियों दमन से गोवा तक फैला हुआ है। क्या? जो कोंकण तट है ना, कोंकण तट, ये दमन से गोवा तक फैला हुआ है। ये आपको साथियों यहां पर याद रखना है। चलिए भाई, अब उसके बाद देखिए अगला सवाल है। अब आपसे कहा जा रहा है कि सीमा सड़क संगठन किसके अंतर्गत आता है? कि रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है, उपभोक्ता मंत्रालय के अंतर्गत, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय या संचार मंत्रालय? तो मैं कहूंगा सीमा सड़क संगठन ये तो रक्षा मंत्रालय के तहत आता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उसके बाद देखिए, कह रहे कि भारत में स्वदेशी रूप से निर्मित प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये कहां पर स्थित है? तो पता ये कहां पर स्थित है? ये साथियों कलपक्कम में स्थित है। कहां पर साथियों? कलपक्कम में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, एक विश्व एक वर्ष में कितनी बार आता है? तो एक विश्व एक वर्ष में साथियों कितनी बार आता है? 2 बार आता है। कितनी बार साथियों? 2 बार आता है। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों देखिए, आपका जो आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है ना, उसमें 3 प्रकार के सवाल आएंगे। एक तो सिंपल भी सवाल भी आएंगे, हर एक एग्जाम में सिंपल सवाल भी आते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन भी आएंगे, और साथियों कुछ क्वेश्चंस हार्ड भी आएंगे। तो मेरा मानना है कि अगर आप जितने भी सिंपल क्वेश्चन आए उनको आपने सही कर दिया, और जितने मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आए उनको आपने सही कर दिया, और थोड़े बहुत अगर आप हार्ड कर सकते हो, तो अगर हार्ड आपने कर दिया तो सिलेक्शन आपका निश्चित तौर पर तय हो जाता है। तो आप साथियों तगड़ी तैयारी करिए। लगभग लगभग साथियों इतनी तैयारी मैं आपकी करा दूंगा कि 80% आपके क्वेश्चंस जो है ना वो क्लासेस से ही आपको देखने को मिलेंगे। क्योंकि साथियों रीजनिंग में मैं आपका कुछ नहीं छोड़ूंगा, मैथ में आपको पूरी पढ़ा दूंगा, जीके जीएस के वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा दूंगा साथियों जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे, और करंट अफेयर भी साथियों कंप्लीट करवा दूंगा। पिछले 9 से 10 महीने की मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यानी कि अगर 6 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं तो तकरीबन 5 क्वेश्चन पिछले 8 से 9 महीने के ही होंगे। एक आध क्वेश्चन हो सकता हो थोड़ा सा पुराना, ज्यादा पुराना पूछ लिया जाए, ठीक है ना। चलिए अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की। तो कह रहे कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना या कौन सा सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है? निहारिका परिकल्पना नहीं, द्विआधारी सिद्धांत नहीं, महाविस्फोट सिद्धांत, ये बिल्कुल सही आपका जवाब हो जाएगा। यानी कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति की व्याख्या करता है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? बताइए। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की अगर हम बात करते हैं तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारतीय संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? मुझे बताइए। तो अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करते हैं तो मैं कहूंगा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था। उसके बाद देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले मंत्री थे। तो क्या शिक्षा मंत्री थे? शिक्षा मंत्री तो नहीं थे, कानून मंत्री थे। कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे। ये आपका यहां पर जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो साथियों संवैधानिक सलाहकार की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो क्या आपका सही जवाब हो सकता है? मुझे बताइए। तो बीएन राव आपका सही जवाब हो जाएगा। इनके संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बीएन राव थे। उसके बाद देखिए कौन सी प्रथा संसदीय प्रणाली को भारत की देन है? संसदीय प्रणाली की भारत की देन है। तो मैं कहूंगा शून्यकाल ये भारत की देन है, ये आपको याद रखना है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित था? तो ये साथियों गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन जो था ना, ये साथियों गोपाल स्वामी अयंगर की रिपोर्ट पर आधारित था। उसके बाद देखिए संसद की कार्यवाही सूचना में प्रथम विषय होता है। तो शून्यकाल या प्रश्नकाल या ध्यान आकर्षण प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव। तो ये सवाल अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए तो प्रश्नकाल आपको बता देना है, क्योंकि संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय जो होता है वो प्रश्नकाल का ही होता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए सवाल को।
और मुझे बताइए कि आपका सही जवाब क्या होगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियम करने के लिए कि अधिनियम था। तो ये कब की बात चल रही है साथियों? 1956 की बात चल रही है, ठीक है ना। 1956 में भारत के राज्यों के पुनर्गठन और उससे संबंधित मामलों के लिए अधिनियमित करने के लिए कि अधिनियम था। आंसर आपका बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को किस दिन अपनाया गया था, मुझे बताइए। तो 26 जनवरी 1950 को ही भारत के राष्ट्रीय चिन्ह को अपनाया गया था। ये आपको याद रखना है। आंसर आपका बी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है, भारत में दहेज निषेध अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत में दहेज निषेध अधिनियम साथियों 1961 में पारित किया गया था। ये आपको यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगला सवाल, देखिए आपने 35 सवाल साथियों यहां पर देखिए पूरी जीके के टॉप लेवल के। अब साथियों यहां पर आप लोग क्वेश्चन देखेंगे, तकरीबन 15 सवाल देखेंगे सबसे टॉप लेवल के साथियों करंट अफेयर के, क्योंकि आपको पता है कि आपके एग्जाम में करंट अफेयर के भी क्वेश्चंस आएंगे और तकरीबन 7 से 8 9 क्वेश्चंस तक आपके करंट अफेयर के पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। और इन 15 सवालों के बाद हम लोग रीजनिंग को देखेंगे और मैथ को देखेंगे। तो साथियों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मैं रिक्वेस्ट आपसे बस इतनी करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बटन वीडियो पर लाइक वाला साथियों दबा दीजिए और बता दीजिए इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। कह के लोकपाल का नया अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अजय माणिकराव खानविलकर और यही लोकपाल के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उसके बाद देखिए सूरत डायमंड बोर्ड्स के नए अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष गोविंद ढोलकिया को बनाया गया। किसको बनाया गया साथियों? गोविंद ढोलकिया को ही सूरत डायमंड बोर्ड्स का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला सवाल कह रहे कि मार्च 2024 में फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन की अध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया साथियों? जयश्री दास वर्मा को ही फिक्की लेडी ऑर्गेनाइजेशन FLO की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जयश्री दास वर्मा जी को। अगला सवाल कह रहे कि गोल्फ इंडिया क्या गोल्फ महिला इंडियन ओपन 2024 के 16वें संस्करण की मेजबानी किसने की है? तो साथियों किसने की है ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है। तो गुरुग्राम ने की है। राइट आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी गुरुग्राम हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि जस्टिस याहिया आफरीदी किस देश के नए चीफ जस्टिस नियुक्त हुए हैं? तो ये साथियों पाकिस्तान के बने, यानी कि पाकिस्तान देश के नए चीफ जस्टिस किसे नियुक्त किया गया है? तो याहिया आफरीदी जी को किया गया है। उसके बाद देखिए किसने 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है? तो साथियों किसने जीती है ये आपसे कुल मिला के यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए तो अगर बात करते हैं कर्नाटक की, तो कर्नाटक ने ही 24वीं राष्ट्रीय पैरा तैराकी चैंपियनशिप जीती है। अगला सवाल कह रहे कि किस बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? तो किसने साथियों सिंगापुर में पहली शाखा खोली है? HDFC बैंक, आप लोग याद रखेंगे। तो HDFC बैंक ने वैश्विक उपस्थिति बढ़ाने के लिए सिंगापुर में पहली शाखा खोली है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर कह रहे कि किसे इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया है? MD यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। तो साथियों किसको नियुक्त किया गया है ये आपको कुल मिला के यहां पर बताना है। तो आकाश त्रिपाठी को ही इलेक्ट्रॉनिक एवं IT मंत्रालय के डिजिटल इंडिया कॉरपोरेशन का MD नियुक्त किया गया। अगला सवाल, कौन भारत का प्रमुख आयात स्रोत बन गया है? तो भारत का आयात स्रोत चीन बन गया है। कौन बन गया है भारत का आयात स्रोत साथियों? प्रमुख आयात स्रोत चीन देश बन गया है। भारत ने किस देश के साथ $3.5 अरब की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं? तो साथियों किसकी बात चल रही है? आपको मालूम होना चाहिए USA की बात चल रही है, यानी कि भारत ने USA देश के साथ $3.5 अरब की ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किए हैं। उसके बाद देखिए यहां पर अगर बात करें, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, ये सिर्फ पढ़ लीजिए, इसको याद नहीं करना है, रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन यानी कि 16 स्काई गार्डियन और 15 सी गार्डियन के लिए USA के साथ $3.5 अरब के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और सेना और वायुसेना के लिए 8 ड्रोन शामिल है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए किसने फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निकिता पोरवाल का नाम आप लोग याद रखेंगे, क्योंकि निकिता पोरवाल ने ही फेमिना मिस इंडिया 2024 का खिताब जीता है। अगला सवाल कह रहे कि किस राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है? मुझे बताइए।
चलिए, तो यहां पर अगर बात करें, केरल आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि केरल राज्य की विधानसभा ने 2024 वक्फ संशोधन विधेयक के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है। उसके बाद देखिए, किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो साथियों, किसको किया गया है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, आपको कुल मिला के यहाँ पर साथियों बताना है। तो मैं कहूंगा रश्मिका मंदाना की अगर बात करते हैं, रश्मिका मंदाना को ही भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला देखिए, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है, यह बताना है। तो कहां पर रखी है साथियों, तेलंगाना में रखी है, यानी कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तेलंगाना में नौसेना रडार स्टेशन की आधारशिला रखी है। अगला सवाल क्या रखिए, भारत और किस देश के बीच चौथी 2+2 वार्ता नई दिल्ली में हुई है। तो नई दिल्ली में साथियों 2+2 वार्ता जो हुई है, तो आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच हुई है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुई है, ये आप लोगों को यहां पर मालूम होना चाहिए भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो यहां पर साथियों आपने 50 क्वेश्चन देख लीजिए जीके के प्लस करंट अफेयर के, और अब आपके सामने साथियों यहां से शुरू हो चुके हैं रीजनिंग के जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो सबसे एग्जाम में जिनकी पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा आने की है, वो क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं। तो इन सभी क्वेश्चंस को देखिए साथियों, बहुत अधिक नहीं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपको कराऊंगा और इसमें से चेक करिएगा कि आपका स्कोर कितना रहता है इन रीजनिंग के क्वेश्चंस में। देखिए, यानी कि संशोधन का सुधार से वही संबंध है जो निष्कासन का सराहना से है, निष्कासन का निर्वासन से है, या विस्मयादि बोधक से है, संवेदनात्मक से है। तो मैं कहूंगा साथियों, संशोधन का सुधार से जो संबंध है वही निष्कासन से निर्वासन, निष्कासन का संबंध निर्वासन से है, ये आपको यहाँ पर मालूम होना चाहिए। अगला सवाल क्या है, कथन है और निष्कर्ष है। ये आपके कथन हो गए और ये आपके निष्कर्ष हो गए। आपको कथनों के अनुसार बताना है कौन सा निष्कर्ष साथियों यहाँ पर सही है। तो कह रहे कि सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो मान लीजिए साथियों ये क्या हो गई, ये बिल्लियां हो गई, और ये सभी बिल्लियां कुत्ते हैं, तो ये सभी बिल्लियां क्या हो गई, सभी बिल्लियां कुत्ते हो गई। ठीक है, कहेंगे सभी कुत्ते हाथी हैं, सभी कुत्ते क्या हो गए साथियों, सभी कुत्ते हाथी हो गए। और कहेंगे कोई हाथी गाय नहीं है, कोई हाथी की अगर बात करें नहीं है, क्या नहीं है साथियों, कोई हाथी एक तरीके से यहाँ पर गाय नहीं है। तो जब कोई हाथी गाय नहीं होगा तो कोई कुत्ता भी गाय नहीं हो सकता, कोई बिल्ली भी गाय नहीं हो सकती, और कोई गाय भी हाथी कुत्ता बिल्ली नहीं हो सकती। अब निष्कर्ष को देखिए और मुझे बताइए कौन सा निष्कर्ष सही है। करके सभी बिल्लियां हाथी हैं, बिल्कुल सभी बिल्लियां हाथी हैं, सभी बिल्लियां हाथी हैं, ये बात सही है। सभी हाथी बिल्लियां, सभी हाथी बिल्लियां नहीं है। देखिए, हाँ कुछ हाथी बिल्लियां, इतनी हाथी बिल्लियां थोड़ी ना हो सकती है। तो मैं कहूंगा ये आपका गलत हो जाएगा, यानी कि केवल निष्कर्ष ए का अनुसरण करता है, ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए एकदम टॉप लेवल का क्वेश्चन है, इस सवाल को देखिए साथियों, यानी कि विकल्पों में 4 संख्या तर्क दिए गए हैं, जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक समान नहीं है। तो जो समान नहीं है ना साथियों, उसके बारे में यहां पर आपको कुल मिला के बताना है। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें, ये 6 से 36, 5 से 35, ये सब स्क्वायर ही तो है, ये सब। अरे भाई 6 का स्क्वायर 36, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 64, तो ये तो समझ में आया लॉजिक। लेकिन ये क्या है, ये देखिए 6 का क्यूब है, जैसे 6 का स्क्वायर है ऐसे ये 6 का क्यूब है, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का क्यूब है, 9 का स्क्वायर 81 होता है साथियों, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 होता है, 9 का क्यूब क्या 729 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 8 का स्क्वायर साथियों 412 नहीं होता है। ठीक है ना, क्या होता है साथियों, ये आप लोग यहां पर देख लीजिए, 4 अट्ठे 32 हो जाएगा, 6 चंग 36, 6 42, 6 48, तो 512 होता है साथियों, 412 थोड़ी ना होता है। तो सबसे अलग यहां पर साथियों जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि एक नंबर सीरीज वाला सवाल है, कह रहे कि 11 है, 29 है, 65 है। क्या है साथियों, 11 है, उसके बाद 29 है, उसके बाद साथियों 65 है, उसके बाद 137 है, उसके बाद 281 है। तो अगला नंबर यहाँ पर साथियों क्या आएगा, बस इतनी सी बात आपसे पूछी गई है। तो साथियों यहाँ पर दिमाग लगाइए और बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए 11 से 29 हुआ है, तो अगर मैं ऐसा करूं 11 दूना 22 हो जाएगा और इसमें 7 प्लस कर दूं तो 29 हो जाएगा। अच्छा 29 से 65 हुआ है, तो 29 दूना साथियों कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, और 58 में फिर 7 प्लस कर दूं तो 65 हो जाएगा। उसी प्रकार 65 से 137 साथियों जो हो सकता है, 65 दूना कितने हो जाएंगे, 130 हो जाएंगे 65 दूना, और 7 जोड़ दूं तो 137 हो जाएंगे। वही चीज यहां पर होगी और वही चीज यहां पर होगी, यानी कि साथियों पहले तो आपको 2 से गुणा करना है, फिर 7 जोड़ देना है, तो 261
81 की गुणा अगर आप 2 से करते हैं तो कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 दूना 4 और 1 5 हो जाएगा, और इसमें 7 अगर आप प्लस करोगे तो कितना साथियों हो जाएगा, 569 हो जाएगा। 569 हो जाएगा। क्या 569 ऑप्शन में कहीं है? बिल्कुल ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों, अब नेक्स्ट नंबर का सवाल आपके स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए और बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों, यहां पर कहा जा रहा है कि YREMN4 इसका जल प्रतिबिंब आपको बताना है। क्या बताना है साथियों? जल प्रतिबिंब यहां पर आपको बताना है। तो जल प्रतिबिंब साथियों इसका हम लोग बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए ये यहां पर मान लीजिए हमने रखा, ये 4 ऐसा बना हुआ है या ये Y ऐसा बना हुआ है। तो जब साथियों दर्पण में ये बनेगा तो किस टाइप का आपको यहां पर देखने को मिलेगा? तो आपको साथियों ये इस टाइप का Y देखने को मिलेगा। R की अगर बात करें, R आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। E की अगर बात करें, E आपको कुछ ऐसा करके देखने को मिलेगा। M की अगर बात करते हैं ना साथियों तो कुछ ऐसा करके देखने को मिलेगा। और N की बात करें तो ऐसा, और 4 की बात करें ना साथियों तो ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो ऐसा कहां पर आपको देखने को मिल रहा है? मैं कहूंगा ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि निम्न आरेख में पंचभुज एथलीटों को निरूपित करता है, षटभुज भारतीयों को निरूपित करता है और वृत्त पदक विजेताओं को निरूपित करता है। तो विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी के व्यक्तियों को दर्शाती है। तो साथियों क्या क्या कहा जा रहा है ये आप लोग एक बार यहां पर देख लेंगे। चलिए, तो जो पंचभुज है ना, ये एथलीटों के बारे में, यानी कि ये कहता है कि पंचभुज एथलीट हैं। तो यहां पर साथियों क्या हो जाएंगे, पंचभुज आपका ये हो जाएगा, यानी कि ये आपका एथलीट हो जाएगा मान लीजिए। उसके बाद क्या कहा गया है कि जो षटभुज है ये भारतीयों को दर्शाता है। जो षटभुज है साथियों ये आपका भारतीयों को दर्शाता है। और जो वृत्त है ये पदक तालिकाओं वालों को दर्शाता है, ये पदक तालिकाओं वालों को दर्शाता है। अब सवाल देखिए जरा, पूछा क्या जा रहा है, कह रहे कि कितने भारतीय पदक विजेता, तो ये भारतीय पदक विजेता हो गए, इतने भारतीय पदक विजेता, ठीक है ना। कुछ मिसिंग है क्या? देखिए कितने भारतीय पदक विजेता हैं। अच्छा, कितने भारतीय, ठीक है ना, कितने, क्या साथियों कहा गया है, कितने भारतीय पदक विजेता। ये सिर्फ भारतीय हैं, ये पदक विजेता है। तो मैं कहूंगा इतने भारतीय पदक विजेता, लेकिन वो एथलीट नहीं होना चाहिए, यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, और वो भारतीय भी होना चाहिए और पदक विजेता भी होना चाहिए। तो मैं कहूंगा ये 7 नंबर आपका हो जाएगा। तो 7 नंबर आपका जवाब हो जाएगा। तो यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला सवाल देखिए आपके स्क्रीन पर। इस सवाल को देखिए, कह रहे हैं कि उस पासे का चयन करें जिन्हें दिए गए पासे को मोड़कर बनाया जा सकता है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ऑप्शंस भी आपको यहां पर मैं दिखा देता हूं, मतलब इन पासे का, ये जो आपको पासा दिख रहा है ना साथियों, इससे कौन कौन से पासे बन सकते हैं, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला। अब देखिए कॉन्सेप्ट मैं आपको यहां पर समझा देता हूं, कॉन्सेप्ट आपको यहां पर मैं आपको बतला देता हूं। देखिए, अगर सबसे पहले मैं ये देख रहा हूं कि ये वाला पासा बन सकता है या नहीं। अब देखिए के यहां पर है, अब के की अगर बात करें, के का विपरीत क्या है, के का विपरीत एक्स है। तो कभी भी पासे में अगर कोई वर्ड होता है, लेटर होता है, तो उसका विपरीत नहीं दिखता है। तो के का विपरीत एक्स है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। एल की अगर बात करें, एल का विपरीत क्या है साथियों, ओ है। एल का विपरीत मैं लिख देता हूं साथियों, एक्स का विपरीत क्या हो गया, के हो गया, और बी का विपरीत क्या हो गया, एच हो गया, और एच का विपरीत बी हो गया, एल का विपरीत क्या हो गया, ओ हो गया। तो एल का विपरीत क्या है, ओ है, यहां पर नहीं दिख रहे, यानी कि मैं कहूंगा ये वाला पासा बन जाएगा इस वाले पासे से। अब इसकी अगर बात करें साथियों यहां पर, तो के का विपरीत क्या है, एल है, के का विपरीत एक्स है, यहां पर एक्स नहीं दिख रहा है। एल का विपरीत ओ है, नहीं दिख रहा है। एच का विपरीत बी है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। एक्स की बात करें, एक्स का विपरीत के है, नहीं दिख रहा है। बी का विपरीत एच है, नहीं दिख रहा, बी है नहीं पहली बात। ओ का विपरीत एल है, नहीं दिख रहा है। एच का विपरीत बी है, नहीं दिख रहा है, यानी कि ये वाला पासा भी बन जाएगा। एक्स की अगर बात करें, एक्स का विपरीत के है। अब देखिए एक्स का विपरीत यहाँ पर के है, लेकिन एक्स का विपरीत के यहाँ पर दिख रहा है। तो मैं कहूंगा ये वाला पासा नहीं बन पाएगा। नहीं बन पाएगा तो पूछा गया था कौन कौन से पासे बन सकते हैं, तो ए, बी और सी वाले पासे बन सकते हैं साथियों। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बता दीजिए कि आपका सही जवाब साथियों क्या हो सकता है, बताइए। ऑप्शन कहाँ गए, ऑप्शन नीचे, अच्छा कोई बात नहीं। यानी कि 5 व्यक्ति हैं, वृत्ताकार मेज के परिता मेज के केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। तो 5 व्यक्ति हैं साथियों, ये 5 व्यक्ति बना लीजिए। एक सेकेंड, ठीक है। 5 व्यक्ति की अगर बात करें तो ये 5 व्यक्ति हमने बना लिए, 1 2 3 4 और एक यहाँ पर 5। क्या कहा जा रहा है, करके श्वेता कार्तिक के बाईं ओर बगल में बैठी है, माही जनी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, जनी सुवर्णा और कार्तिक के बीच में बैठी है, सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन सी बैठी है।
अब आपको कॉमन देखना होगा। अब देखिए श्वेता कार्तिक तो यहाँ पर है, क्या श्वेता कार्तिक और कहीं पर है? अगर माही जैनी की बात करें तो माही जैनी ये हो गए और जैनी हमें यहाँ पर भी मिल गए, तो जैनी कॉमन मिल जाएंगी। तो जैनी के दाईं और दूसरे स्थान पर माही बैठी, तो जैनी को कहाँ पर बैठा ले? मान लीजिए जैनी को साथियों आपने यहाँ पर बैठा दिया, तो कहने कि जैनी के दाईं ओर कौन बैठी है? जैनी के दाईं ओर साथियों माही बैठी है। यानी कि जैनी की अगर बात करें और दूसरे स्थान पर, जनी के दाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठी है? माही बैठी है। तो माही साथियों यहां पर बैठेंगी जनी के दाईं और दूसरे स्थान पर। अब कहने के जनी जो है ना ये सुवर्णा और कार्तिक के बीच में है, तो जनी जो है ना ये सुवर्णा और कार्तिक के बीच में, तो हो सकता हो कार्तिक यहां पर हो, कार्तिक यहां पर हो और सुवर्णा यहां पर हो। क्या सुवर्णा यहां पर हो? या हो ये भी सकता है कि सुवर्णा इधर पर हो, कार्तिक इधर पर हो। अभी देख लेते हैं। यानी कि सुवर्णा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सुवर्णा के दाईं और दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यानी कि यहां पर कौन बैठा है, ये आपसे कुल मिला के पूछा जा रहा है। अब अगर बात करें, देखिए यहां पर मान लीजिए, ठीक है, और एक लाइन थी ये, श्वेता कार्तिक के बाईं और बगल में बैठी है। श्वेता जो है ना कार्तिक, अच्छा कार्तिक के बाईं ओर, अब देखिए मान लीजिए कार्तिक को यहां पर बैठालते, तो कार्तिक का बाईं ओर ये होता, यहां पर श्वेता आती, तो भाई यहां पर तो पहले ही से जैनी बैठा हुआ है, तो कार्तिक यहीं पर बैठेगा, सुवर्णा यहीं पर बैठेंगी। और कार्तिक के बाईं ओर बगल में साथियों कौन बैठा है? कार्तिक के बाईं ओर बगल में यहाँ पर श्वेता बैठी है, तो श्वेता यहाँ पर आपका हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर बात करें, सवाल में आपसे पूछा जा रहा है कि सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? तो सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? सुवर्णा किधर गई? सुवर्णा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर तो श्वेता बैठी है, तो श्वेता आपका सही जवाब होना चाहिए। और श्वेता किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। इस सवाल को देखिए बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि ये बहुत शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पर है। क्या? बहुत शानदार कॉन्सेप्ट है। कह रहे कि LAWYER को LWEARYR लिखा जाता है, ADVIC को AVCDIE लिखा जाता है। तो आपको बताने कि COURTS को क्या लिखा जा सकता है। अच्छा, जब आपने इसको पढ़ा होगा और जब आपने इसको देखा होगा तो आपने ये महसूस हुआ होगा कि इन लेटर्स की मदद से ये बना है और इन्हीं लेटर्स की मदद से ये बना है, तो यानी कि आंसर हमारा इन्हीं लेटर्स की मदद से बनेगा। कभी भी अगर ये पोजीशन आ जाए कि इन लेटर्स की मदद से ये बना है, इन लेटर्स की मदद से ये बना है, तो सिंपल सा एक काम होता है, इन लेटर्स को ऐसे लिख लो, ये वाले LAWYER, ठीक है ना। और उसके नीचे साथों सेम यही लिख लो, L लिख लो और W लिख लो और E लिख लो और A लिख लो और साथियों Y लिख लो और R लिख लो। अब अगला काम साथियों आप क्या कर सकते हो? अगला काम आप ये कर सकते हो, जैसे कि यहां पर अगर बात करें L यहां पर है और A की अगर बात करें, A आपका ये यहां पर आ गया, ठीक है, W यहां पर आ गया, E यहां पर आ गया है और Y यहां पर आ गया। क्या यहां पर भी वही चीज है? देखिए जरा, ठीक है, देखिए पहला वाला और अंतिम वाला सेम पोजीशन पर है, हाँ वही चीज है। तो अब आप इसका कर लो, क्या साथियों, अब आप इसका भी वही कर लो, COURTS, ठीक है। और अब हम क्या कर सकते हैं? अब देखिए यहां पर, अब हम साथियों यहां पर क्या कर सकते हैं? अब हम एक काम ये कर सकते हैं कि देखिए सी जो है ना वैसा का वैसा रहेगा, एस जो है ना वैसा का वैसा रहेगा। अब ए जो है ना चौथे स्थान पर पहुंच जाएगा, दूसरा वाला चौथे पर आ जाएगा, तो दूसरा वाला चौथे पर आ जाएगा, यानी कि ये आपका ओ यहां पर आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाला साथियों यहां पर आ जाएगा, ठीक है, अब ये वाला और यहां पर आ जाएगा। अब बचा क्या साथियों? वाई, ये वाला, ये यानी कि ये वाला साथियों यहां पर आ जाएगा। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? ऐसा आपका CUTORS, ऐसा तो ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे हैं कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से सातों यहाँ पर संबंधित है। तो इस क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, कह रहे कि 29 से जैसे 299 हुआ है, क्या जैसे 29 से यहाँ पर 299 बनाया गया है, 29 से जैसे यहाँ पर 299 बनाया गया है, वैसे साथियों 24 से यहाँ पर क्या नंबर बनाया जा सकता है, ये बात आपको यहाँ पर। अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम दिमाग लगाएं कि भैया 29 में किसकी गुणा कराई जाए कि ये आ जाए, अगर 29 में 10 की गुणा कराएंगे, ठीक है ना, सॉरी 29 नहीं, ये 23 है, 29 नहीं, ये क्या है, ये साथियों 23 है। यहां पर मेरे कहने का मतलब ये, अगर 23 में 10 की गुणा कराई जाएंगे तो साथियों क्या आ जाएगा? 230 आ जाएगा। अगर 23 में साथियों देखिए 3 की गुणा कराते, 3 3 9, तो 9 यहां पर आ रहा है, यानी कि 3 से गुणा कराई, देखिए 3 3 9, 3 दूना 6, ठीक है, 13 से कराना है, एक सेकेंड,
23 की गुणा अगर 13 से कराएं तो यहाँ पर देखिए 3 तिया 9, 9 आ रहा है, तो ये हो सकता है, अभी जरूरी नहीं हो सकता। 3 तिया 9 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, और साथियों यहाँ पर 23 आ जाएगा, 9 आ गया, 12 9 आ गया, 9 आ गया 2, बिल्कुल साथियों 299 हो गया। तो एक बार इसकी भी गुणा आप 13 से कराकर देखो, यानी कि 24 की गुणा एक बार 13 से कराकर देखो। अगर ऑप्शन वाला कोई आंसर आ जाता है तो हमारा आंसर हो जाएगा। 4 तिया 12 हो गया, 4 तिया 12 हो गया, 3 दूना 6 और एक 7 हो गया, और ये आपका 24 आ जाएगा, 2 आ गया, 11 आ गया, यानी कि 312 यहाँ पर आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में 312 है, बिल्कुल 312 है, तो ये क्या होगा, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सही कर देता हूं। अब आपको साथियों ये सवाल पूरा दिख रहा है, पूरा दिख रहा है तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए क्या कहा जा रहा है साथियों, क्या शायद सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल यहाँ पर है। कह रहे हैं कि अरविंद है, कुणाल है, निधि है, पवन है, साहिल, तान्या, तन्मय और सुनीता नाम के 8 व्यक्ति वृत्ताकार मेज के परिता केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो ये क्वेश्चन बहुत शानदार है साथियों, बहुत ध्यान से देखिएगा इस सवाल को। क्या कहा गया है साथियों, यहाँ पर 8 मित्र हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 और एक साथियों 8। अब देखिए क्या कहा गया है, कह रहे सवाल यहां से आपका शुरू हुआ है। यानी कि निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर है, कुणाल पवन के दाएं दूसरे स्थान पर है, तन्मय पवन के बाएं दूसरे स्थान तीसरे स्थान पर है, सुनीता तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठी है, तान्या अरविंद के तीसरे स्थान पर है, निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है। तो निधि और साहिल के बीच में कौन बैठा है। अब देखिए यहां से जब आपने सवाल शुरू किया तो निधि साहिल, ठीक है, निधि साहिल कॉमन, हमें कॉमन क्या मिल रहा है, हमें कॉमन यहां पर अगर हम इस वाली लाइन को ना सॉल्व करें और इसको सॉल्व करें तो देखिए पवन हमें इस लाइन में भी मिल गया, पवन हमें इस लाइन में भी मिल गया। तो सबसे पहले हम इस लाइन को सॉल्व करेंगे, फिर इस लाइन को सॉल्व करेंगे। कहा गया है कि पवन के दाएं दूसरे स्थान पर कुणाल बैठा है, तो मान लीजिए पवन अगर यहां पर बैठ जाता है, पवन क्या, पवन के क्या कहा गया है साथियों, पवन के दाएं दूसरे स्थान पर कुणाल बैठा है, यानी कि कुणाल यहां पर बैठ जाएगा, कुणाल साथियों यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया, पवन के बाएं तीसरे स्थान पर तन्मय बैठा है, तो पवन के बाएं तीसरे स्थान पर तन्मय बैठा है, 1 2 3, यानी कि तन्मय जो है ना, तन्मय तन्मय यहां पर बैठ जाएगा, तन्मय यहां पर बैठ जाएगा। उसके बाद क्या कहा गया, उसके बाद सुनीता तन्मय, हाँ अब देखिए फिर से तन्मय की अगर बात करें, ये तन्मय आ गया, तन्मय के बाएं और अरविंद के दाएं बगल में बैठी, यानी कि तन्मय के बाएं सुनीता बैठी है, तो तन्मय के बाएं कौन बैठ जाएगी, तन्मय के बाएं सुनीता बैठ जाएंगी, तन्मय के बाएं सुनीता बैठ जाएंगी, तन्मय के बाएं सुनीता और अरविंद के दाएं बगल में बैठी है, तो अरविंद के दाएं बैठी है सुनीता, अरविंद यानी कि यहां पर आ जाएगा, अरविंद यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। अब ये भी हो गया, ये भी ये भी ये भी, ये बचा और ये बचा। अब यहां पर कहा गया कि अरविंद के दाएं तान्या, अरविंद के दाएं तान्या, ठीक है, तीसरे स्थान पर बैठी है, अरविंद के दाएं दाएं, अरविंद का दाएं किधर होगा, 1 2 3, अरविंद का दायां इधर होगा, यानी कि तान्या यहां पर बैठ जाएंगी, तान्या यहां पर बैठ गई है, ठीक है ना। उसके बाद क्या कहा गया, एक बार शुरू से पढ़िए करके, निधि साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, तो अगर निधि जो है ना साहिल, अगर साहिल को हम यहां पर बैठा लें, क्या सॉरी साहिल को हमें यहां पर बैठाना होगा क्योंकि दायां इधर हो जाएगा, तो साहिल के दाएं इधर को क्या कौन बैठ जाएगा साथियों, क्या कहा गया, एक सेकेंड, कहा गया, साहिल के दाएं दूसरे स्थान पर निधि बैठी, यानी कि निधि साथियों यहां पर बैठ जाएंगे। तो 8 लोग थे, 8 को आपने बैठाला, कह रहे कि निधि और साहिल के बीच में कौन है, तो निधि कहां पर है, निधि ये है, निधि और साहिल के बीच में कौन है साथियों, पवन है। तो आपका जवाब जो होगा वो साथियों पवन हो जाएगा। पवन कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए वाले में है। अब इस सवाल को देखिए, अब आपको साथियों यहाँ पर अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग इन वर्ड्स को लगाना है, अंग्रेजी डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। तो अगर बात करें साथियों, देखिए सबसे पहला यहाँ पर अगर बात करें क्या क्या लिखा हुआ है, SEA लिखा हुआ है, SEA लिखा हुआ है, SE लिखा हुआ है, SEN, SEA और SEI, तो SEA वाले पहले आएंगे। अब यहाँ पर L लिखा हुआ है, यहाँ पर T जो कि बाद में आता है, S भी बाद में आता है, तो मैं कहूंगा ये सबसे पहले आएगा, यानी कि 4 वाला साथियों सबसे पहले आ जाएगा, 4 वाला यहाँ पर सबसे पहले आ जाएगा। और उसके अलावा अगर बात करें, देखिए अब इसमें से या इसमें से कौन सा, S पहले आता है और ये बाद में आता है, यानी कि 1 और 2 हो जाएगा। अब साथियों ये और इसमें से कौन आएगा, I पहले आता है, N बाद में आता है, तो 5 और साथियों यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 412 53 कहां पर लिखा हुआ है, 412 53 ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा, यानी कि आपको बताने कि यहां पर कौन से 4 लेटर आएंगे। अब देखिए DNKB, GQNE, JTQH और MWT के आपको बताना है 4 लेटर यहां पर कौन से आएंगे। तो ये हम कर गए, एक बार देखते हैं कि D से G हुआ है, यानी कि 3 बड़ा है,
जी से जे हुआ है, फिर से 3 बढ़ा है और फिर से यहाँ पर 3 बढ़ा है, तो एम में जब 3 बढ़ाएंगे तो मेरे हिसाब से पी आ जाएगा। यहाँ पर पी आपको यहाँ पर और यहाँ पर दिख रहा है। अब देखिए एन 14 पर होता है, यहाँ पर 3 बढ़ाएंगे तो साथियों क्यू हो जाएगा, 3 बढ़ाएंगे टी हो जाएगा, 3 बढ़ाएंगे डब्ल्यू हो जाएगा, 3 बढ़ाएंगे तो साथियों यहाँ पर जेड हो जाएगा। तो क्यू जेड कहाँ पर लिखा हो, सॉरी पीजेड कहाँ पर लिखा है, एक तो यहाँ पर और एक यहाँ पर। के में 3 बढ़ाएंगे एन हो गया, एन में 3 बढ़ाएंगे क्यू हो गया, क्यू में 3 बढ़ाएंगे टी हो गया, यहाँ पर बढ़ाएंगे तो साथियों डब्ल्यू आ जाएगा। तो पी जेड डब्ल्यू कहां पर लिखा हुआ है, पी जेड डब्ल्यू सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो यही तो आपका सही जवाब है। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि मनीषा की ओर संकेत करते हुए अजय ने एक महिला से कहा, मान लीजिए अजय आपको, आप मनीष की ओर संकेत करते हुए महिला से कह रहे हो कि मनीष की तरफ आप संकेत करते हो, कह रहे हो कि वह मेरी बेटी की माँ, आपकी ये जो मनीष है ना, आप कह रहे हो कि वह मेरी बेटी की माँ, यानी कि आप अपनी पत्नी की बात कर रहे हो, अपनी बेटी की माँ यानी कि आपकी पत्नी के पिता यानी कि आपके ससुर का बेटा है। तो आपके ससुर का बेटा आपका कौन होगा, आपका साला ही तो होगा। तो अजय का मनीष से क्या संबंध है, यानी कि मनीष क्या कहेगा अजय को, तो मनीष क्या कहेगा, जीजा जी कहेगा। जीजा जी कहेगा तो जीजा जी कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो अब साथियों यहाँ से आपके सामने मैथ के क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, सभी के सभी बहुत ही टॉप लेवल के क्वेश्चन ये मैथ के। इन सभी सवालों को आप लोग देखिए और मैं कहूँगा आपके एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे मैथ के क्वेश्चन डिक्टो देखने को मिलेंगे और ये बेस्ट कॉन्सेप्ट है मैथ के क्वेश्चन। कह रहे कि दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, ठीक है, और उनका महत्तम समावर्तक कितना है साथियों, 4 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक क्या होगा। मैं आपको बता देता हूं, अगर कभी भी साथियों आपको एचसीएफ दे रखा हो, क्वेश्चन में एचसीएफ दे रखा हो और आपको संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, तो अगर आप पहली एचसीएफ की गुणा पहली अनुपात से कर देंगे तो वो आपकी पहली संख्या आ जाएगी, एचसीएफ की गुणा दूसरी संख्या के अनुपात से कर देंगे तो वो आपकी दूसरी संख्या आ जाएगी। जैसे कि ये आपका एचसीएफ कितना है, एचसीएफ आपका 4 है, तो 4 की गुणा अगर 11 से कर दोगे तो 44 आ जाएगा और ये पहली संख्या कहलाई जाएगी। क्या, ये पहली संख्या कहलाई जाएगी। और एचसीएफ की यानी कि 4 की गुणा 17 से कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा साथियों, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये आपकी दूसरी संख्या हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब आपसे पूछा जा रहा है उन संख्याओं का लघुत्तम समवर्तक क्या, तो इन 44 का और इन दूसरी संख्या का 68 का लघुत्तम समवर्तक आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो लघुत्तम समवर्तक देख लीजिए, 2 से कट करेंगे 22 आ जाएगा, 2 तिया 2 चौक आ गया, 2 से कट करेंगे 11 आ गया और 17 आ गया। अब ये 11 से कट कर लो और साथियों यहाँ पर 17 से कट कर लो, 2 दूना 4, 44 हो जाएगा और 44 की गुणा आपको साथियों 17 से करानी है, ठीक है ना। 44 की गुणा आपको किससे करानी, 44 की गलत लिख गया कुछ, एक सेकेंड, 2 दूना 4, 44 हो जाएगा, 44 की गुणा आपको साथियों 17 से करानी है, 17 चौक 68 और 17 चौक 68 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो गया, ठीक है, 14 हो गया और ये साथियों यानी कि 748 यहाँ पर आ जाएगा। 748 कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो आपका जवाब अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो मैं कहूंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि संख्याएं, ये संख्या है ए और बी, ठीक है, उसके बाद अगली संख्या है बी और सी, उसके बाद सी और डी, इनके औसत क्रमशः कितने हैं, 9 4 9 6 4 है, यानी कि ए और बी का औसत कितना है, 9 है, बी और सी का औसत कितना है, 6 है, सी और डी का औसत कितना है, 4 है। तो करेंगे ए और डी का औसत कितना होगा। देखिए इस सवाल को आप कैसे करेंगे, देखिए यहां पर अगर बात करें, अगर ए और बी का औसत 9 है तो ए और बी का योग कितना होगा, 2 से गुणा कर दो 9 की, 9 दूना 18 हो गया, ठीक है। बी और सी का औसत अगर 6 है तो बी और सी का कुल मिला के योग कितना होगा, 2, 2 संख्या है ना बी और सी, तो 2 से गुणा कर दो 12 हो जाएगा। सी और डी का इसी प्रकार से योग क्या हो जाएगा साथियों, 4 दूना 8, ठीक है ना। अब यहां पर अगर बात करें, आप देख रहे होंगे ए तो एक बार लिखा हुआ है, ए आपका यहां पर अगर बात करें साथियों एक बार लिखा हुआ है ए, ठीक है, बी 2 बार लिखा हुआ है तो साथियों क्या हो जाएगा, प्लस 2b हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, यहां पर अगर बात करते हैं हम लोग, प्लस आपका क्या हो गया, प्लस आपका 2b हो गया, प्लस आपका 2b हो गया और उसके बाद साथियों 2 बार c भी आया है तो 2c हो जाएगा, क्या 2c हो जाएगा। और d का कितने बार आया है, d आपका साथियों यहाँ पर एक बार आया है तो d हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, 18 12 8 को जोड़ दीजिए, ठीक है, कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा, तो 38 यहाँ पर आ जाएगा। ये बात क्लियर। अब देखिए 2b 2c, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a प्लस 2 कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस c आपका बच जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर डी आ जाएगा। अब देखिए बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है, बी प्लस सी की वैल्यू 12 है, तो 12 गुणा 2 24 हो जाएगा, यानी कि ए प्लस 24, क्या ए प्लस आपका 24 और साथियों यहाँ पर डी बराबर कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा।
ए प्लस डी बराबर कितना हो जाएगा, 24 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, 38 माइनस 24 हो जाएगा। तो ए प्लस डी का मान कितना आपका आ जाएगा, 4 और सातों एक यानी कि 14 आ जाएगा। यहां पर ए और डी का औसत पूछा गया, योग नहीं पूछा गया। अगर योग पूछा जाता तो ए और डी का योग 14 हो जाता, लेकिन औसत पूछा गया है तो सातों इस 14 की 2 से आपको भाग कर देना है। 2 से भाग करोगे तो 7 आ जाएगा, यानी कि ए और डी का औसत कितना आ जाएगा, सातों 7 आ जाएगा। और 7 आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए साथियों और मुझे बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो सकता है। कह रहे कि पी 1200 रुपए में खरीदी एक वस्तु को क्यू को 15% लाभ पर बेचता है, फिर क्यू इसे आर को 1449 में बेचता है, तो क्यू को लाभ कितना होगा। देखिए पी 1200 रुपए में कोई वस्तु खरीदता है और क्यू को बेचता है 15% लाभ पर, यानी कि 115% में बेचता है। तो देखिए जरा कितने रुपए में बेची गई होगी। तो 115 की गुणा आप लोग 12 से कर लीजिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 2 एकम 2 और 3 आ गया, ठीक है, 2 एकम 2 आ गया और यहाँ पर 115 आ जाएगा, 0 आ गया, 8 आ गया, 3 आ गया, 1, यानी कि अगर 1200 रुपए की वस्तु 15% के लाभ पर बेची जाती है तो वो वस्तु 1380 रुपए की हो जाती है। और फिर इस 1380 रुपए की वस्तु, ठीक है, क्यू इसे आर को बेच देता है 1449 रुपए की, 1449 रुपए की बेच दी जाती है। तो कितना लाभ हुआ, यही तो आपसे पूछा जा रहा है। तो कितना लाभ हुआ, 1449 में से 1380 घटा दीजिए, आपको लाभ पता चल जाएगा। 14 में से 8 जाएगा, 6 आ जाएगा, तो 69 रुपए का साथ यहाँ पर क्या हुआ है, लाभ हुआ है। तो 69 को प्रतिशत में आपको बदलना है, प्रतिशत लाभ पूछा है ना। नीचे आपका क्या आ जाएगा साथियों, नीचे आपका ये क्रय मूल्य एक तरीके से कहीं ना कहीं 1380 आ जाएगा। 1380 पर ही तो लाभ हुआ है, 69 69 जो लाभ हुआ है वो किस पर हुआ है, वो नीचे आता है यहाँ पर। तो वो 13 जरूरी नहीं क्रय मूल्य, तो वो 1300 रुपए, 1380 रुपए है। तो अब सातों इसको आपको कैलकुलेट करा लेना होगा। अगर 3 से कट करें तो 3 से कट हो जाएगा बिल्कुल, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 0 आ गया, 3 दूना और 3 तिया, ठीक है, 23 से कम 23, 23 दूना हो गया, 20 से कट करोगे 5 आ जाए, यानी कि 5% का लाभ होगा, 5% का लाभ होगा। तो 5% आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब साथ तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, कह रहे कि किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरा जाता है, शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय क्या होगा। अब देखिए अगर मैं आपसे ये कहूं किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरा जाता है, तो अगर मैं आपसे पूछूं उस बाल्टी को पूरा कितने मिनट में भरा जाएगा, तो इसकी गुणा इससे हो जाएगी, यानी कि 5 गुणा 11/4 आ जाएगा। तो एक बाल्टी को कुल मिला के इतने मिनट में भरा जाएगा, ठीक है ना, इतने मिनट में भरा जाएगा। लेकिन कहेंगे शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला क्या समय है। शेष बाल्टी का मतलब क्या है, जैसे कि किसी बाल्टी का अगर 4/11 भाग भरा हुआ है तो शेष कितना हुआ, इसको 1 में से घटाओ, 1 माइनस 4/11, ठीक है, तभी तो हम शेष भाग बता कर पाएंगे। 11 हो जाएगा माइनस 4/11, यानी कि कितना, 7/11 हो जाएगा। तो इसकी गुणा आपको सातों कराना है 7/11 से, तभी तो मालूम पड़ेगा, ठीक है। तो इस 11 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा, 7 पंजे 35/4 आ जाएगा, ठीक है ना, 4 अट्ठे 32 और 3 आ जाएगा, यानी कि 8 मिनट 3/4, ठीक है। तो 8 मिनट तो सभी में लिखा हुआ है, मतलब शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय क्या। अब देखिए इस 3/4 को मिनट में जब आप बदलोगे तो 60 से आपको गुणा करा लेना पड़ेगी। 4 एकम 4, 4 पंजे आपका 20 हो जाएगा, यानी कि 8 मिनट 45 सेकंड। क्या साथियों, 8 मिनट 45 सेकंड आपका जवाब हो जाएगा। और ऐसा कहां पर लिखा हुआ है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। साथियों 2 सवाल बचे, एक ये और एक बाद, उसके बाद साथियों क्लास एंड है आपकी। अब यहां पर देखिए कह रहे कि ए एक कार को 18 दिन में करता है, ठीक है। ए अगर बात करें, ए एक कार को 18 दिन में करता है, यानी कि ए भी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार को 8 दिन में करते हैं, यानी कि अगर 2 लोग कार्य करते हैं। इसको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं, यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि ए की अगर बात की गई, ए एक कार को 18 दिन में करता है। उसके बाद साथियों अगर ए और बी काम करते हैं, ए और बी एक साथ काम करते हैं तो ये 8 दिन में काम निपटा लिया जाता है। जबकि बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो 6 दिन लगते हैं। बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो 6 दिन लगते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक ऐसा नंबर निकालना होगा इन तीनों का एलसीएम। वो क्या होगा, वो टोटल काम होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कि ए और बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो इसका एलसीएम निकाल लीजिए साथियों। कैसे, 18, 8 और 6 का एलसीएम आप लोग निकाल लीजिए। 2 से कट करें, 9 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, 2 से कट करें, ठीक है ना, 9 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। एक बार साथियों यहाँ पर और 2 से कट होगा, फिर 3 से कट होगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 से एक बार और कट होगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 16, 8 24, 24 तिया कितने हो जाएंगे साथियों, 72 हो जाएंगे, यानी कि यहाँ पर 72 आ जाएगा।
तो कुल मिला के 18 चौक कितने हो जाएंगे, 72 हो जाएंगे। 8 के अगर करोगे सातों 8 4 8 नहीं 72 हो जाएंगे। 6 के करोगे तो 12 यहाँ पर आ जाएगा। अब कहने का मतलब ये है कि ए एक दिन में 4 काम करता है और ए और बी एक दिन में 9, ए और बी एक दिन में 9 काम करते हैं। तो जब ए एक दिन में 4 काम करता है और ए और बी दोनों मिलकर 9 काम करते हैं, तो मैं कहूंगा बी एक दिन में 5 काम करता होगा। ठीक है, बी एक दिन में 5 काम करता है और बी और सी दोनों एक दिन में 12 काम करते हैं, तो ये साथियों 6 कितना करेगा, 7 काम करेगा। ठीक है, अब देखिए, अब टोटल काम साथियों 72 है और ये तीनों लोग अगर मिलकर कार्य करते हैं तो कितने समय में कार्य हो पाएगा। तो तीनों लोग, ए एक दिन में कितना काम करता है, 4, बी एक दिन में कितना काम करता है, 5, सी एक दिन में कितना काम करता है, 7। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। तो देखिए जरा, 72 बटे इसको जरा वो करिए। ठीक है, 11 और ये 16 आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, 16 हो जाएगा। इसको कट कराइए, 8 नीचे आ जाएगा, ऊपर 36 आ जाएगा। 8 नीचे आ जाएगा, ऊपर साथियों 36 आ जाएगा। और कट करोगे तो 4 और सातों 18 आ जाएगा। ठीक है ना, अब सातों इसको कट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 4.5 कहीं ना कहीं आ जाएगा। 4 सही 1/2 आ जाएगा। तो 4 सही 1/2 मतलब ए और बी और सी एक साथ कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर पाएंगे साथियों, 4.5 दिन में समाप्त कर पाएंगे। तो 4.5 दिन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। ठीक है ना, चलिए अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल है और आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल ये है। आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए और बताइए सही जवाब क्या हो। कह रहे कि एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,676 में बेचता है। सोफे का अंकित मूल्य क्या हुआ, ये आपसे कुल मिला के बताना है, ये आपको बता देना। चलिए देखिए, यहां पर अगर बात करें 12% की, अगर बात करें यहां पर 12% की छूट दी गई, यानी कि उसको 88% में बेचा गया है। 88% में बेचा गया है तो 17,776 रुपए में बेचा गया है। अगर मैं आपसे कहूं इसको 100%, क्योंकि अंकित मूल्य एक तरीके से कहीं ना कहीं 100% हो जाएगा, तो कैसे निकालोगे, 17,776 बटे 88 हो जाएगा और इसकी गुणा 100 से कर दोगे तो ये आपका अंकित मूल्य हो जाएगा। अब इसको साथों आपको कैलकुलेट करना है। अगर इसको 11 से कट करें तो 11 एकम 11 हो जाएगा और 6 यहां पर आ जाएगा। ठीक है ना, 11 एकम 11, 11 छंग 66 हो जाएगा। बचेगा कितना, 1 आ जाएगा। 11 एकम 11, हाँ हो जाएगा साथियों, 11 अट्ठे 88, 11 एकम 11, 6 आ गया। 11 छंग 66, 1 आ गया। 11 एकम 11 और 6, 11 छंग 66। ठीक है, अब इसको 8 से करेंगे, 8 दूना 16, 0 8 दूना 16 और ये 2 0 जो है वो यहाँ पर लग जाएंगे, यानी कि 20,200 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो 20,200 जिनका आंसर है, मैं कहूंगा उन सभी का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी साथियों आपको एक क्लास, एक बार वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।